हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपसे चले एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। रोजगार विद अंकित परिवार में आप सभी को तहे दिल से आपका स्वागत। आप सभी प्यारे बच्चे मेरा जल्दी से क्लास करेंगे, आपकी पसंदीदा क्लास, ठीक है? और अर्जुन अहिरवार जी, क्या आदम दी, क्या कर रहे हो? नाम तो इंडिया में टीना सेठी जी, विवेक कुमार जी, नीलू सिंह जी, आप सभी लोग इस समय क्लास में लाइव होते हैं। बहुत अच्छा होता है। जो क्लास में लाइव नहीं आए हैं, जल्दी से क्लास में आइए। क्लास शुरू करेंगे। महासागरी प्यारे भैया को नमस्कार, नमस्कार स्वीकार करना। और महासागरी धारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक पूरा आपको मुझे मैं बता रहा था लास्ट में कि जैसे बच्चा यहाँ जन्म लेता है, भारत में उसका नाम क्या होता है? राम, पप्पू, गुड्डू, हीरालाल, पन्नालाल, इनसे नाम राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी। और जो बच्चा पाकिस्तान में जन्म लेता है, रहीम, मुनीर, अली, कामिल, बाजवा, बेनजीर भुट्टो, ऐसे नाम होगा। और बच्चा जब अमेरिका में जन्म ले लेता है, उसी को डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, बराक ओबामा, लेरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, ऐसे नाम होगा। भगवान ने तो बिल्कुल सेम बनाया है, लेकिन हमारी संस्कृति हमारी भाषा अलग है। बच्चों की इसी प्रकार महासागरीय धाराएं जल का प्रवाह है, लेकिन जहां वो जाती है स्थानीय तौर पर जगह कोई गल्फ स्ट्रीम हो जाती है, कोई फ्लोरिडा करेंट हो जाती है, कोई एंग्लिश करेंट हो जाती है। ऐसे करेंट नाम है। साउंड तुम्हारा है तेजाजी, साउंड भाई साहब तुम्हारे पास पहुंचा है। बंदन बोले साउंड एकदम घर तक चीजें पहुंचेगा, ठीक है? हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अटलांटिक महासागर की धाराओं की चर्चा करेंगे बच्चे। और अटलांटिक महासागर की जो धारा है, मुझे कैसे क्वेश्चन आएगा? निम्नलिखित में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी धारा ऐसी है जो अटलांटिक महासागर की गर्म धारा है? कौन सी धारा ऐसी है जो अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है? ऐसे करके क्वेश्चन। चलो भैया, अब आगे बढ़े। ये मैप है भाई साहब, ये मैप है, ये भाई साहब पूरे विश्व का मैप है। ये बहुत खतरनाक वाला कलरफुल मैप है, बड़े आराम से आपको दिखाई देगा। ठीक साउंड है ज्यादा तुम्हें कान में लगा रखी है भाई साहब। और अब मैं जैसे चलो मौज लूंगा भी चीज में एकदम से, पूरी एकदम से बीच में लूंगा। अभी तो बड़ा आएगा ये आगे पढ़ रहे नहीं, उनके कान में सारी ये उत्तर आदि बात देखो। अब तो नहीं चलो अटलांटिक महासागर लिया कैसे आकार में बच्चा? अमेरिका के सबसे आकार में संसार का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, लेकिन लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? ये संसार का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और इस अटलांटिक महासागर में ही विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड स्थित है। इस अटलांटिक महासागर में ही विश्व में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण और घनत्व का क्षेत्र बर्मुडा त्रिकोण, बर्मुडा ट्रायंगल स्थित है। यह बर्मुडा त्रिकोण, कोई जहाज भी उड़ रहा है इस जगह के पास आएगा, खड़ा गया मिला, क्योंकि यहाँ संसार में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण और घनत्व का क्षेत्र स्थित है। यहां पर संसार का सबसे लंबा कटक, लॉन्गेस्ट रिज ऑफ द वर्ल्ड, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रिज। वो मिड अटलांटिक रिज में स्थित है, जो संसार का सबसे लंबा कटक है। कटक क्या होता है? समुद्र के अंदर जो पर्वत पाए जाते हैं ऊंचे ऊंचे, लंबे, चौड़े चौड़े कम होते हैं, ब्रॉडनेस उनकी कम होगी, लेंथ खूब होगी, हाइट खूब होगी, उनको कहा जाता है क्या? उनको कहा जाता है क्या बच्चा? कटक। अच्छा, अब ये तो सामान्य जानकारी थी बस। अब आराम से सीधे मुद्दे पे दो। गहन धाराओं को दिखाऊंगा लाल कलर से, आवाज थोड़ी कम करूं? ठीक है। मैं ऐसा मास्टर को ऐसे जैसे जो आवाज को बंदी कहनी पड़ रही है, नहीं समझे बेटे तो आवाज तेज कर दो, उससे कह दो तेज कर दो भाई साहब, उड़ा के रखूंगा बिल्कुल। जब देखो ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, जिसे हम विषुवत रेखा के तौर पर जानते हैं। और ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा जो है, ये अटलांटिक महासागर को दो पार्ट्स में बांट रही है। एक पार्ट उत्तरी अटलांटिक महासागर, दूसरा पार्ट दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ठीक है? अच्छा, इस उत्तरी अटलांटिक महासागर में इस जगह पर एक धारा बहती है जिसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहा जाता है, सॉरी उत्तरी विषुवत रेखीय धारा कहा जाता है। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, विषुवत रेखीय धारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। जब यह धारा इस कैरेबियन सागर से ऊपर गुजरती है तो इसका नाम हो जाता है एंटलीज धारा। क्या नाम हो जाता है बच्चा? एंटलीज धारा।
जब ये धारा इस जगह से यहां से इस जगह से होकर गुजरती है तो इसका नाम हो जाता है फ्लोरिडा धारा। फ्लोरिडा धारा, ठीक है। जब ये धारा ऊपर क्यों कर रही है? तल संतुलन के लिए, क्योंकि भूमध्य रेखा पर पानी का तल ऊंचा और ध्रुवों पर पानी का तल नीचा है, और संतुलन करने के लिए धाराएं विषुवत रेखा से कहां की ओर चलती है? ध्रुवों की ओर चलती है। इस धारा को क्या कहेंगे? गल्फ स्ट्रीम। क्या कहेंगे? गल्फ स्ट्रीम कहेंगे इस धारा, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम की। ये धारा ऊपर जाकर कोरियोलिस बल के प्रभाव में आकर कैसे मुड़ जाती है बच्चा? अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। ये कहां जाती है? दाहिनी ओर, राइट हैंड साइड मुड़ जाती है। कोरियोलिस बल, नायक नहीं खलनायक हुए, ये भाषा सीधे नहीं चलेगी, चाहे पवन हो चाहे पानी चले। भगवान ने इसे क्या बना दिया है? ये तो खलनायक है, खलनायक है। कैसे मुड़ गया? दाहिनी ओर सीधी चलेगी, बेचारी ध्रुव की ओर जा रही चले दाहिनी ओर। और ये धारा क्या कहलाती है? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। और यहां पर एक शब्द जुड़ गया, प्रवाह। प्रवाह के लिए मैंने तुमसे बोला था, जहां कहीं भी प्रवाह शब्द लग रहा हो, जहां कहीं भी प्रवाह शब्द लग रहा हो, समझ लो पवनों के हिस्से के कारण भी चल रही है, पवन हिस्सा दे रही। और हाँ, कोरियोलिस बल के साथ साथ यहां पर मेरे प्यारे बच्चा, कोरियोलिस बल के साथ साथ यहां पछुआ पवनें भी क्या करती है? हिस्सा देती, इसलिए प्रवाह शब्द। और मेरे प्यारे बच्चा ध्यान रखिएगा, ये जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, अटलांटिक महासागर की सबसे महत्वपूर्ण धारा है, सबसे महत्वपूर्ण धारा है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों विकसित देश हैं, इधर यूएसए कनाडा, इधर ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी, इसीलिए खूब धुआंधार व्यापार होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संसार का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग, बिजिएस्ट ओशियन रूट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है संसार का सबसे व्यस्त महासागरीय, बेस्ट है, बिजिएस्ट, वेस्ट में बिजिएस्ट ओशियन रूट ऑफ द वर्ल्ड, यही है। अच्छा, ये क्या करेगा? ये धारा कैसे? गर्म। और जब ये ठंडे यूरोपीय क्षेत्र में जाएगी तो तटीय क्षेत्रों का तापमान बढ़ेगा। यूरोपीय क्षेत्र कैसे? ठंडे एकदम कोल्ड, वहां क्या होगा? कोहरा छाएगा। लेकिन ये धारा जैसी जाएगी भाई साहब, तटीय क्षेत्रों का तापमान बढ़ा देगी, कोहरे को खत्म कर देगी। और इसी के कारण इन यूरोपीय देशों के तटीय क्षेत्रों की बंदरगाह सालों भर खुली रहेगी। बोलो, सालों भर तटीय क्षेत्रों की बंदरगाह खुली। इन तटीय क्षेत्रों में सालों भर वर्षा कराती रहेगी, क्योंकि गर्म धारा वर्षा कराती है, तटीय क्षेत्रों में सालों भर वर्षा कराती रहेगी। और यहाँ पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु का जन्म, इसकी एक शाखा नॉर्वे देश के लिए चली गई है, जिसको हम कहते हैं नॉर्वेजियन धारा। नॉर्वेजियन धारा, नॉर्वे को तो भैया बहुत लाभ हो रहा है इसका। नॉर्वे की बंदरगाह मस्त हो गई और वहां कोहरा नहीं है सालों। और जब ये कोरियोलिस बल के कारण द्वारा से नीचे की ओर लौटेगी तो इस धारा का नाम क्या हो जाएगा? इस धारा का नाम होगा कनारी धारा। कनारी धारा, ठीक है। क्या नाम होगा बच्चा? कनारी धारा। जब ये नीचे की ओर लौटेगी, क्योंकि ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर, और ठंडी धारा क्या बनाती है? मरुस्थल। और यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल है, संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा। एक धारा ठंडी बर्फ के पिघलने के कारण ये चल रही है, इसको क्या कहेंगे? लैब्राडोर धारा। लैब्राडोर धारा, ये लैब्राडोर नामक ठंडी और गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म धारा इन जगहों पर मिलती है और ये मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों का विकास होता है, जैसे ग्रेट बैंक और जॉर्जिया। ग्रेट बैंक और जॉर्जिया, बोलो क्लियर है? अच्छी तरीके से समझ में आया? बहुत अच्छा। एक धारा ग्रीनलैंड के पूर्वी हिस्से से आ रही है, इसको पूर्वी ग्रीनलैंड धारा कहते हैं। पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा इसको कहते हैं। ग्रीनलैंड के बगल से बर्फ के पिघलने से आए। संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल थार मरुस्थल है, सारा मरुस्थल है अपनी का। और एक धारा यहां भी बह रही है, थोड़ा सा पानी इधर भी चला जाता है आइसलैंड द्वीप के पास, और इसको एयरविंटर धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? एयरविंटर धारा। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। जरा दक्षिणी महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलती है। यहाँ दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा होगी। कौन सी धारा बच्चा? दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, रेखीय धारा साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये ध्रुवों की ओर मुड़ेगी। यहाँ देश है ब्राजील, ब्राजील धारा, ब्राजील धारा। और नीचे से एक तारी है, एक तीनों महासागरों में बहती है, और उस धारा का नाम है पछुआ पवन प्रवाह। पछुआ पवन प्रवाह, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। पछुआ पवन प्रवाह, क्या है? पछुआ पवन प्रवाह, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। यार एकदम तेज गति से पछुआ पवन चलता है, एकदम तेज, बहुत तेज। कैसे छटकता नहीं ऐसे करके,
ऐसे करके छक्का सा दे रही है जो हमारे दक्षिण गोलार्ध में बहुत तेज चलती है। 40 डिग्री चांस पर उनको गरजती 40, 50 डिग्री चांस पर उनको भयंकर 50 और 60 डिग्री चांस पर उनको चीखता सा है और रोलिंग 40s, फ्यूरियस 50s और स्वीपिंग 60s उनको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में स्थलमंडल का विस्तार कम है, जलीय क्षेत्र ज्यादा है, यानी कि उनको कोई ऊंचा नहीं मिलता, उनको मार्ग में कोई रुकावट नहीं डालता, बहुत तेज गति से मिलती है और धाराओं को अपने साथ लेकर चल जाती है। कहाँ कहलाती है वो? पछुआ पवन प्रवाह, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ठीक है, इस पछुआ पवन प्रवाह का थोड़ा सा जल ऊपर भी चला जाएगा, इसको हम कहेंगे फॉकलैंड। क्या कहेंगे बच्चा? फॉकलैंड धारा। फॉकलैंड धारा ये कैसी धारा होगी बच्चा? ठंडी धारा, फॉकलैंड। ठीक है, कैसी धारा होगी? ठंडी धारा। अच्छा, पवने जो ठंडी होती है वो क्या बनाती है? मरुस्थल। यहाँ पर एक मरुस्थल बनेगा, पैटागोनिया मरुस्थल। पैटागोनिया मरुस्थल, ठीक है, पैटागोनिया मरुस्थल। अब ये पछुआ पवन प्रवाह चल गया, लेकिन पूरी बला में सीधा नहीं चलने देगा, मोड़े इधर ऊपर की ओर, जहां से पानी चला वहीं भी आ गया। इसका नाम क्या है? बेंगुएला धारा है, बेंगुएला धारा। बेंगुएला धारा के कारण यहाँ और यहाँ दो मरुस्थलों का निर्माण हुआ। एक मरुस्थल ये रहा, इसको कहते हैं नामीब मरुस्थल। एक मरुस्थल ये रहा, कौन सा मरुस्थल है? नामीब मरुस्थल, नामीब मरुस्थल। और एक मरुस्थल ये रहा, इसको क्या कहते हैं? कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, नामीब और कालाहारी। देखो ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक उसकी विकास यादव जी मैं लिख के देता हूँ 10 अगस्त से पहले ज्योग्राफी खत्म नहीं होगी, और मैं लिख के दे रहा हूँ, 5 अगस्त तक ज्योग्राफी मैं भी तो लिख के दे रहा हूँ। अरे मैंने कोई पाउडर ऑर्डर नहीं लगाया, चतुर्थ तिवारी जी तो मोटे से कह रहे पाउडर लगा लो, पाउडर लगा लो। मैं लगाता पाउडर एकदम से, ये नेचुरल ब्यूटी है। तो ये आपकी अटलांटिक महासागर की ठंडी बर्फ धारा बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की सबसे गर्म धारा है? कौन सी अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है? बताओ सबसे बेस्ट महासागरीय मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। इसके कारण यूरोप के तटीय बंदर का सालों भर खुले रहते हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। कौन सी धारा ऐसी है जिसने पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु को जन्म दिया है? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ग्रैंड बैंक और जॉर्जेस बैंक का निर्माण क्यों हुआ है? क्योंकि प्लेटो नामक ठंडी धारा और फ्लोरिडा नामक गर्म धारा, दूसरी गल्फ नामक गर्म धारा मिल गई। सारा मरुस्थल के विकास में किसने जन्म दी? किसने सहायता की? किनारी धारा ने। पैटागोनिया मरुस्थल के विकास में किसने सहायता दी? फॉकलैंड धारा ने। नामीब मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल के विकास में किसने सहायता की? बेंगुएला। ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं। ये लिखो तुमको, मैं आप लिख लो, लिखना चाहूँ। तो अभी भी मैंने बताई थी अटलांटिक महासागरीय गर्म धारा, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल लाइन, एंडीज धारा, फ्लोरिडा धारा, वो बताई थी मैंने आपको। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और एल्बिंगर धारा, एल्बिंगर करंट। ठीक है, एल्बिंगर करंट। और एक है भैया यहाँ पर नॉर्वेजियन धारा, नॉर्वेजियन धारा है, और दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ब्राजील धारा। ठीक है, ये आपके क्या है? गर्म धारा है। इसकी अटलांटिक महासागर ठंडी धारा भी है मेरे पास, पर पहले तो गर्म धाराओं को लिखने की शुरुआत करता है। जल्दी लिखना, ज्यादा देर नहीं बोलूं। इसके बाद सीधे प्रशांत महासागर की मैं लिखना चाहूंगा। ये धारा मुझे आज के क्लास में खत्म करा देगी। चलिए भाई आगे बढ़ जाए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट ये सारी धाराएं मैं पर बताई मैंने तुम्हें। पाकिस्तानी महिला ने हमारे चूरू में सिंगम की तरह शादी कर ली। अच्छा, पाकिस्तान से आ गई है ब्याह करने के लिए। ये है चलो, ये नोट करो पहले, फिर आगे नोट। भाई आज एग्जाम लग रहा है, मैं हमेशा एग्जाम करता हूँ। पागल हो तुम, मैं बोला कि दाढ़ी बढ़ा दी, टाइम नहीं मिला था, 5-6 क्लास चली गई, दाढ़ी काटने का समय मिला, दाढ़ी काट के आया, कोई पाउडर नहीं लगा गया। ठीक है, आगे बढ़ जाए। बहुत ये भी आपकी गर्म धाराएं कंप्लीट। ठीक है, फिर ठंडी धाराओं के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी की तरह ही वर्ल्ड ज्योग्राफी जैसे खत्म हो जाएगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर में, एमसीक्यूज पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है,
चलिए बहुत अच्छा, तो यार बहुत अच्छा, अच्छी बात हुई, मैं शुरू में यार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम चर्चा करें बच्चे, तो अटलांटिक महासागर की ठंडी धाराएं भी मैंने कराई थी। ठंडी धाराएं में लिक्विड लैब्राडोर धारा है, पूर्वी ग्रीनलैंड करंट है, पेमारी धारा है, और मैंने आपको क्या बताई थी बच्चा, बॉगलैंड धारा भी कराई थी, पछुआ पवन प्रवाह भी कराया था, और बैंगविला धारा भी। ये ठंडी धारा है, जरा ठंडी धाराओं के नाम भी आप ले लीजिए। इस प्रकार अटलांटिक महासागर कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको लेकर चलूंगा प्रशांत महासागर। आपने तो पूरा विश्व घुमाया, अभी तो घुमाया कहाँ, अभी तो घुमाऊंगा, अभी तो महासागर महासागर में इसलिए यार अभी भाई साहब पूरा विश्व एकदम कंप्लीट। और देख घास के मैदान कैसे, चल बहुत बढ़िया। ठीक, इसको भी नोट करो। ठीक है ठीक है ओके, ये आपने नोट कर लिया, बताया मैंने नेक्स्ट टाइम करा था, अब इसको बहुत बढ़िया, तुमने तैयार कर लिया, कंप्लीट है। चलो शाबाश। अब आते हैं बच्चे प्रशांत महासागर, ऐसे में उसी की चर्चा। प्रशांत महासागर की धारा कौन सी है, प्रशांत महासागर की ठंडी धारा कौन सी है, जरा इस पर चर्चा करते हैं। जनरली जो वनडे एग्जाम्स होते हैं कांस्टेबल लेवल के, उनमें ये इस प्रकार से धारा नहीं करेंगे। ये जो धारा में करा रहा हूं बीसीएस लेवल है, मैथ पर, मतलब बीसीएस में मास्टर नहीं कराते, क्योंकि बीसीएस के मास्टर को मैथ पर पकड़ नहीं। लेकिन चूंकि मैंने मेरी शुरुआत आई बीसीएस की क्लास से हुई थी, तो मैं पहले बहुत जोर से पकड़, अब मैं करा इसलिए रहा हूं कि आपके जैसे कि स्टूडेंट भी बैठे होंगे इसको, और कांस्टेबल के स्टूडेंट को रटना नहीं पड़ेगा अगर आप मैथ पर एक बार समझ लेंगे, बेसिक समझ लेंगे। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये पक्का है, महासागर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसमें कर देखते हैं। तो पहले बच्चा थोड़ा सा इसको ब्रॉड करते हैं, ठीक है। इसमें ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है, क्या ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है, यानी कि विषुवत रेखा इस महासागर को भी दो भागों में बांट रही है, प्रशांत महासागर को, एक उत्तरी प्रशांत महासागर, एक दक्षिण प्रशांत। सबसे ऊपर तो आप जानते हैं कि एक धारा बहती है जिसका नाम है उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट उसको कहते हैं। ये धारा तल संतुलन करने के लिए, क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र पानी का ऊंचा ध्रुवीय क्षेत्रों में नीचे होता है, तल संतुलन के लिए ऐसी बहती धारा है, तल संतुलन के लिए धारा ऊपर उठेगी, और इसको नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा क्यूरोशियो धारा, क्यूरोशियो धारा, क्यूरोशियो करंट, क्यूरोशियो। ये आगे बढ़ेगी तो उसका नाम हो जाएगा उत्तरी प्रशांत प्रवाह। क्यों? क्योंकि एक तो पश्चिम बंगाल का हिस्सा भी पड़ रहा है और एक कोरियोलिस बल भी है, कोरियोलिस बल भी है। अच्छा, इसको क्या कहेंगे, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, इसको नाम देंगे। और कोरियोलिस बल के प्रभाव से ही ये वापस ये धारा जो है, ये वापस जो है सीधे जहां से चली थी वही आएगी, ठंडे जो ग्रीन कलर है वो ठंडी धारा है, और इसका नाम क्या होगा, कैलिफोर्निया धारा, कैलिफोर्निया धारा, कैलिफोर्निया धारा इसका नाम, ठीक है, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। अच्छा, इसकी एक शाखा थोड़ी सी ऊपर की ओर चली जाएगी, इसको यहाँ पर अलास्का धारा कहेंगे, ये भी गर्म धारा है, अलास्का धारा। ध्रुवीय बर्फ के पिघलने के कारण भी कुछ ठंडी धाराएं चलेंगी, जैसे यहाँ पर एक धारा चल रही है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है आयोशियो धारा, आयोशियो धारा, अथवा इसको क्यूराइल धारा भी कहते हैं, क्यूराइल धारा इसको कहते हैं। और ये जो क्यूराइल धारा और क्यूरोशियो धारा जापान के पास मिल रही है, इसलिए जापान के तटीय क्षेत्र में क्या होगा, मत्स्य ग्रहण क्षेत्र का विकास, इसका मत्स्य ग्रहण क्षेत्र। अच्छा, दक्षिणी प्रशांत महासागर में आई, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में दक्षिण विषुवत रेखीय धारा चलेगी, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, विषुवत रेखीय धारा, नमस्कार। तो दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा होगी मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, अब इसके बाद ये धारा किधर बहेगी, ध्रुवों की ओर जाएगी तल संतुलन करने के लिए, और तल संतुलन करने के लिए जब ये ध्रुवों की ओर जाएगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कौन से तट पर बह रही है, पूर्वी तट पर, तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तारा कहेंगे, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तारा। और नीचे तीनों महासागरों में एक ठंडी धारा चल रही है,
और मेरे प्यारे बच्चा उसको क्या कहेंगे? पछुआ पवन प्रवाह। पछुआ पवन प्रवाह, पछुआ पवन प्रवाह, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट उसको क्या कहेंगे बच्चा? वेस्ट विंड ड्रिफ्ट उसको हम लोग कहेंगे, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के नाम से, ठीक है। और ये पछुआ पवन प्रवाह पुनः कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण इधर बाईं ओर ऊपर बढ़ेगी और उसको नाम कह देंगे पेरू अथवा मूर्ध धारा, पेरू अथवा मूर्ध धारा, नाम देंगे बच्चा पेरू अथवा मूर्ध धारा, उसको नाम। तो इस प्रकार से विश्व दक्षिण विश्वोत्तरी की धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, पश्चिम पवन प्रभाव, पेरू अथवा मूर्ध, ये हो गई आपकी क्या? दक्षिण प्रशांत। ठंडी धारा ग्रीन कलर से है, आयोश्य धारा, कैलिफोर्निया धारा, पश्चिम पवन प्रभाव, पेरू या मूर्ध, ये ठंडी धारा है। गर्म धारा है उत्तरी विश्वोत्तरी की धारा, दक्षिण विश्वोत्तरी की धारा, यूरोशिया धारा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, अलास्का धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, ये सब गर्म धारा है। मैप पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार C2 लगाओ, अच्छे से देख लो, फिर मैं लिखित तौर पर आपको लिखा देता हूं। C2 तो ये लगा, अब लगवा C2 तो नहीं है भाई, अब तुम लिख लो तो है। चलिए लिख लो, प्रशांत महासागर की गर्म धारा, ये लिखिए। क्या लिखा हुआ है? उत्तरी विश्वोत्तरी की धारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यूरोशियो धारा, यूरोशियो करंट, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, अलास्का धारा, दक्षिणी विश्वोत्तरी की धारा और ईस्ट ऑस्ट्रेलिया धारा, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये होगी गर्म धारा। याद करो, दूसरा लिख लो, प्रशांत महासागर की गर्म धारा यानी क्या? चलिए बहुत बढ़िया। एग्जाम में तो पूछा जाए वही पढ़ाई, बिल्कुल वही पढ़ा रहा हूं बेटा, लेकिन ये चीजें इंपोर्टेंट है जो मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत इंपोर्टेंट है। अच्छा, नोएडा के अंदर सबसे दुश्मनी केवल मुझसे मोहब्बत है? अच्छा जी, अंकित सबसे दुश्मनी मान रहे हो क्या? अच्छा ठीक है, नैना जी कुछ नहीं पूछोगे? कोई बात नहीं। ड्यूटी करके भूल गया, पहले भूल आ गया, फिर ड्यूटी की है मैंने। ऐसे तू मेरे को मत बता देना कि भगवान तुम्हारी उसको देख रहे हो, तुम्हारी बात मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगी मेरी। बुक के बेटा पीवाईक्यूज वाली बुक लगा लो, और आपके जो आरडब्ल्यू का एप्लीकेशन है उसी पर पीवाईक्यूज अपलोडेड है, बुक भी अपलोडेड है इससे संबंधित, उस पर पीवाईक्यू लगा बढ़िया तरीके से। चलो भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आगे बढ़ा, नोट कर लिया। ठंडी धाराओं के बारे में चर्चा करें। प्रशांत महासागर की ठंडी धारा, प्रशांत महासागर की ठंडी धारा, कैलिफोर्निया धारा है, एक क्यूराइल धारा है, क्यूराइल करंट, इसी को आयुष्य धारा कह रहे थे। करो कॉपी। चलिए भाई बहुत अच्छी, शाबाश, ये नोट कर ली, ठीक है, इनको भी नोट कर लो। पछुआ पवन प्रवाह, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, बस ये प्रशांत महासागर की हुई। अब हिंद महासागर की बारी आएगी। इंडियन ओशियन या हिंद महासागर? गुड, ये हो गया कंप्लीट। चलिए भैया, ये इसके बाद भाई हिंद महासागर की ओर हमको चलना, इंडियन ओशियन की ओर चलना। प्रशांत महासागर की धारा हो गई, हिंद महासागर की धारा हो गई, अब इंडियन ओशियन, सॉरी अटलांटिक और प्रशांत की हो गई, हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन की बची। अच्छा बात करें इंडियन ओशियन की प्यारे बच्चे, तो ये जो इंडियन ओशियन है ना, ये रहा भारत के दक्षिण, ये वाला इंडियन ओशियन। विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर, पुनः इसको भी दो भागों में बांटेगी। ये उत्तरी हिंद महासागर, ये दक्षिणी हिंद महासागर। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो उत्तरी हिंद महासागर है इसमें क्या बहती है? मानसून हवाएं बहती है। गर्मी की ऋतु में उनकी दिशा है, दक्षिणी सर्दी की ऋतु में उनकी दिशा है। तो गर्मी की ऋतु में यह धारा अलग दिशा में चल रही होगी, सर्दी की ऋतु में धारा अलग दिशा में चल रही होगी, इसलिए हम हिंद महासागर के उत्तरी भाग को नहीं पढ़ते, दक्षिणी भाग को पढ़ते, दक्षिणी भाग की धारा है।
दक्षिणी भाग की धाराओं में पढ़ोगे तो यहां पर आपको सबसे पहले दक्षिणी विषुवत धारा मिलेगी, दक्षिणी विषुवत धारा, विषुवत धारा, दक्षिणी विषुवत धारा, और इसके बाद ये धारा इस मेडागास्कर द्वीप से टकराकर दो भागों में बढ़ जाती है, आधी इधर और आधी। ये वाली धारा मोजाम्बिक धारा कहलाती है, मोजाम्बिक धारा, और ये वाली धारा कहलाती है मेडागास्कर धारा, मेडागास्कर धारा। दोनों धाराएं आपस में मिल जाती है और नाम हो जाता है अगुनहास धारा, अगुनहास धारा। और नीचे तीनों महासागरों में चलने वाली एक धारा आ रही है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, पछुआ पवन प्रवाह, पछुआ पवन प्रवाह, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, उसी का नाम है पछुआ पवन प्रवाह, वेस्ट विंड। क्या कहते हैं उसको, पछुआ पवन प्रवाह कहते हैं, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। और ये जो पछुआ पवन प्रवाह है, कोरियोलिस बल पुणे इसको ऊपर की ओर किधर मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ेगा, कोरियोलिस बल की वजह से ऊपर की ओर जाएगी और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का चूंकि पश्चिमी किनारा है इसीलिए इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा कहते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, लियन धारा। ये हो गई मेरे प्यारे बच्चे आपकी हिंद महासागर की धारा, दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर की गर्म धाराओं में दक्षिण विषुवत धारा, मेडागास्कर धारा, मोजाम्बिक धारा और अगुनहास धारा, और दक्षिणी हिंद महासागर की ठंडी धाराओं में पछुआ पवन प्रवाह और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। ये होगी, ठीक है। चलो जरा इसको भी हम फटाफट से नोट कर लें। तो दक्षिणी हिंद महासागर की गर्म धारा, क्योंकि ये तो दक्षिण विषुवत धारा हो गई, साउथ इक्वेटोरियल करंट, एक हो गई मेडागास्कर धारा, एक हो गई मोजाम्बिक धारा, एक हो गई अगुनहास धारा। ये सारी की सारी क्या है, ये पहले बच्चा ये गर्म धारा है, इसकी दक्षिणी हिंद महासागर और कॉपी, ये हिंद महासागर की धारा भी कंप्लीट हो जाएंगे और इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी पूरी तरीके से कंप्लीट, टॉपिक क्या हो जाएगा बच्चा, पूरी तरीके से। करो जल्दी से नोट बेटा, फटाफट से नोट करना है। गुड, बहुत ये नोट कर लिया। चलिए इस पे आए, हिंद महासागर की ठंडी धारा, दक्षिणी हिंद महासागर की, एक तो पछुआ पवन प्रवाह हो गई, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, और एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है, करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। बस ये हिंद महासागर की धारा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बोले थे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के बारे में, उसके बारे में पूछा सकते हैं। एक एल नीनो प्रभाव भी नाम से होगा, एल नीनो प्रभाव होता है। बहुत अच्छी, शाबाश। अब मेरे प्यारे बच्चे जरा हम लोग देखते हैं, एक तो अटलांटिक महासागर की धारा थी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उसके बारे में क्या मैंने बताया था कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है क्योंकि इसके दोनों ओर विकसित देश स्थित हैं। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट करंट बिकॉज इट हैज डेवलप्ड कंट्रीज ऑन बोथ साइड्स। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह संसार का व्यस्ततम महासागरीय मार्ग है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इज द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट ओशन रूट, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इज द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट ओशन रूट। करो कॉपी फटाफट से, ये भी मैं दोनों तथ्य आपको बता दूं, ये भी बता चुका हूं कि इसके कारण यूरोप के तटीय बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं, वो भी अब मैं लिखाने जा रहा हूं, आप इसको नोट क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मुझे ये सब चीज करनी पड़ेगी। चलिए बहुत अच्छा, आवाज ये अगर आपने लिख लिया है तो आप इसको लिख लीजिए। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के कारण यूरोप के तटीय बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। ड्यू टू द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट द कोस्टल पोर्ट्स ऑफ यूरोप रिमेन ओपन थ्रू आउट द ईयर। और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का सबसे ज्यादा लाभ नॉर्वे को मिलता है। नॉर्वे गेट्स द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। क्यों मिलता है? क्योंकि इसकी एक शाखा ऊपर की ओर नॉर्वे देश को चली है, इसलिए सबसे ज्यादा लाभ नॉर्वे देश को मिलता है। इससे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आप प्रबल से पहले कॉपी फटाफट से इसको
चलिए भाई, ये भी नोटेड, बहुत अच्छे, आप बहुत जल्दी जल्दी नोट कर लेते हो। अच्छा, एक लाइन ये है कि क्यूरोसियो धारा को प्रशांत महासागर की गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। तो क्यूरोसियो करंट इज कॉल्ड द गल्फ स्ट्रीम ऑफ पैसिफिक ओशियन। और एलिनो प्रभाव का संबंध पेरू या हम्बोल्ट धारा से है। एलिनो इफेक्ट इज रिलेटेड टू पेरू और हम्बोल्ट करंट। पहले इन दोनों को लिख लो, इन दोनों को समझाया नहीं मैंने, इन दोनों को भी समझाने जा रहा हूं, आप पहले नोट करो बस। ये टॉपिक आपका कंप्लीट है, टॉपिक कंप्लीटेड है। इन दोनों को जैसे आप लिख लोगे बेसिक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये 2 पॉइंट मुझे समझाने हैं बस। एलिनो इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जरा मैं देखता हूं। हालांकि भारत की जलवायु जो मैंने कराई थी, तो एलिनो इफेक्ट आपको समझाया। अरे नहीं, आदरणीय भोपाली का अजय देवगन सिंह की तरह लग रहा है। अरे एकदम पीली सी शर्ट पहन के आया हूं मैं, पुलिस की वर्दी लग रही है। फाइल सुनाऊंगा, लास्ट में सुनाऊंगा, चिंता मत करो, सुनाऊंगा रविंद्र कुमार जी। ये टॉपिक तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कंप्लीट कर लिया तुमने, आप बहुत धन्यवाद की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए प्यारे बच्चे, सबसे पहले चीज मैंने आप लोगों को यहां पर एक धारा बताई, अटलांटिक क्या कर रही है, विषुवत रेखा से ध्रुव की उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ रही है। अच्छा, और प्रशांत महासागर में विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ रही है क्यूरोसियो धारा। तो क्यूरोसियो धारा भी उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ रही है विषुवत रेखा से, और अटलांटिक महासागर में विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ रही है गल्फ स्ट्रीम। इसीलिए क्यूरोसियो धारा को प्रशांत महासागर की गल्फ स्ट्रीम कहा गया है, क्योंकि इनकी लोकेशन सेम है, तमाम लोकेशन है। अच्छा, अब बात आती है पेरू या हम्बोल्ट धारा के द्वारा सृजित एलिनो प्रभाव क्या है। आपने देखा होगा कि यहां पर एक ठंडी धारा बह रही है, और ठंडी धारा का नाम क्या है, पेरू या हम्बोल्ट धारा। कोल्ड करंट का नाम क्या है बेटा, पेरू या हम्बोल्ट धारा। पेरू या हम्बोल्ट धारा, ये ठंडी धारा है। और यहां पर एक धारा बह रही है गर्म, जिसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणी विषुवत धारा। दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। और ये गर्म और ये वाली ठंडी, इन दोनों के मिलने से ये क्षेत्र जो है वो मत्स्य ग्रहण क्षेत्र के रूप में विकसित हो जाता है, और ये देश है। और पूरे देश के लोगों का मुख्य भोजन क्या है, मछली मुख्य भोजन है। लेकिन यहाँ के लोग तरसते हैं, हमारी तरह हमारे अंदर क्या करें, भिंडी, लौकी, तोरई, गाजर, शिमला मिर्च, ऐसे करके हरी सब्जी खाए। यहाँ बारिश नहीं हो रही, यहाँ बारिश नहीं हो रही, तो ये सब्जी खाएं कैसे? अरे नहीं, ये भगवान कैसे करें बारिश? मैं बता रहा हूं भाई साहब, इसका कारण एग्जैक्ट कारण क्या नहीं है, लेकिन मैं आज आपको कारण बता। ये भोले बाबा की शरण में अपने इनके जो इष्ट होंगे, मैं भोले बाबा नाम ले रहा हूँ, भोले बाबा ये भोले बाबा बारिश का हम भी ऐसी सब्जी खाएंगे जैसे उपाली खाते हैं, बढ़िया बढ़िया ये सब्जी। भोले बाबा में एकदम से बात आई एकदम आपकी मानो कि भैया बदल बैठे, बोले क्या हो रहा है, तो पेरू देश की लोग बता रहे हैं। उनका इंटरनेट बहुत तेज है, वो सब देखती रहती है, वो देख रहे पेरू देश की लोग क्या हो गया, बारिश करा दी। अच्छा, उन्होंने तुरंत इंद्र को फोन लगा दिया, इंद्र हाजिर हो। तुरंत इंद्र देवता आए, बोले बताओ प्रभु क्या बात होगी। बोले कि पेरू देश के लोग इतने दिन से कह रहे बारिश कराओ, तुम क्यों नहीं करा रहे, मैं कहूंगा जब भी कराओगे। इंद्र भगवान ने जी 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 अभी कराता हूँ, क्या किया उन्होंने, उन्हें दिमाग लगाया, लॉजिक कैसे बारिश। उन्होंने क्या किया कि पेरू या हम्बोल्ट नामक ठंडी धारा को अचानक से छू गर्म ऐसे करके किया, अभी हो गई गर्म, ये भी गर्म, ये भी गर्म। यार मछलियां जितनी थी सब उबल गई भाई साहब, सब्जी अपने आप बन गई, उबल गई मछलियां। अब बारिश होने लगी घनघोर बारिश। पेरू के जहां तक क्या खाते हैं, मछली। पेरू के लोग मछली खाते हैं, अपनी मछलियां सब खत्म। उन्होंने कहा ऐसी सब्जी हमें नहीं चाहिए, हमें अच्छी नहीं लग रही, हमें तो मछली खानी है। मछली कहां से आए, ये भी गर्म हो गई, वो भी गर्म, मछली कहां मिलेगी, वो तो गर्म और ठंडी धारा मिलती है, वहां मछली पैदा होती है। अरे अब तो भोले बाबा चरण में पहुंचे, भोले बाबा अब हमें बारिश नहीं, रोक लो, तो अपनी बारिश वापस ले, हमें नहीं चाहिए बारिश। तब किया भोले बाबा ध्यान लगा रहे थे, एकदम उनका सिंहासन एकदम हिला गया, यहाँ खुली पार्वती के लिए अपने बगल बैठी। क्या हुआ, बोले कि पेरू देश के लोग बुला रहे। अब क्यों बुला रहे, तो बारिश ज्यादा हो रही है, तो बंद कराने के लिए इंद्र को बुला और लगाया इंद्रदेव पर। इंद्रदेव कहा इंद्रदेव ये बताइए इतनी बारिश कराने की क्या जरूरत है, देखो बाहर आ गई, मैं कहूंगा जमीन रोको बारिश। इसका उत्तर ध्यान में पहुंच गया। अब इंद्रदेव ने हमें बारिश कैसे, उन्हें ऐसे ऐसे किया छू, तो ये धारा जो है फिर से छूटी। अब इंद्रदेव ने दिमाग लगाया, अगर मैं इसको रोकूंगा बारिश को, तो फिर अभी महीने 2 महीने करके बारिश करा,
इसलिए उन्होंने क्या किया, चक्र बना दिया भाई साहब, साइकिल। इन चक्र के तहत अज्ञात कारण से ये पेरू या हमोल्ट धारा गर्म हो जाती है और इसका गर्म होना ही एल नीनो इफेक्ट कहलाता है। उस एल नीनो प्रभाव के कारण पेरू तट पर वर्षा होती है और भारत जैसे देशों में सूखा पड़ जाता है, उसी को एल नीनो प्रभाव कहते हैं। इसका तारा अज्ञात है। ये तो मैंने तुम्हें बोले की कहानी होना की दिखा दी, समझा दिया जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। अज्ञात है, इसी को एल नीनो प्रभाव कहते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एल नीनो प्रभाव का संबंध किस धारा से है, तो पेरू या हमोल्ट धारा से है। एक चक्र के तहत पेरू या हमोल्ट नामक ठंडी धारा अचानक से गर्म हो जाती है, अज्ञात कारण से गर्म हो जाती है, इसी को एल नीनो प्रभाव कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बस क्लास का आखिरी समय चल रहा था ये, और जाते जाते ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, 5 अगस्त तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब जितनी मेहनत कर सकते हो आप कर लो। मेरी तरफ से जो मेहनत थी वो पूरी तरीके से समर्पित भाव से की है मैंने। आपको सरल से सरल शब्दों में ज्योग्राफी को प्रदान किया है। अब सब कुछ आपके ऊपर है, गेंद आपके पास है। जाते दो शब्द बोलूंगा कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का वक्त तीर जिंदा रख, मारना चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर जीतने की उम्मीद जिंदा रख, उम्मीद जिंदा रख, उम्मीद जिंदा रख। कितना भी कठिन सब्जेक्ट हो, कितना भी कठिन टॉपिक, अपनी पॉजिटिविटी के साथ लगे रहिए, सफलता मिल ही जाएगी। दिन जय हिंद, जय भारत। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक होने वाला है वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्माण। इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे, और कितनी टाइम इसमें आपको मिलने वाली है वो सारी चीज बताऊंगा। देखो आज ये जो टॉपिक है, ये अगर मैं मोस्टली बात करूँ तो पहली जो टाइप है वो तो बहुत आसान है, उसको तो हर स्टूडेंट कर लेता है। लेकिन इसकी जो आगे की टाइप है, जहां आपको वर्ड का निर्माण करना होगा, वर्ड फॉर्मेशन है, शब्द निर्माण अगर मैं कहूँ तो थोड़ी बहुत इंग्लिश मीनिंग जो है वो हमको थोड़ा याद होनी चाहिए, है ना। जनरल यूज में जो मतलब यूज में आने वाली जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड हमसे वर्ड मीनिंग यहाँ पूछे जाते हैं, तो वो हमको थोड़ा सा मतलब पढ़ना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है। इंग्लिश की क्लास वाली आपके टाइम पे देखा तो क्या है ऐसा कुछ है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, हर हर महादेव। वर्ड फॉर्मेशन की पहली टाइप बहुत आसान है, लेकिन जो मैं दूसरी टाइप की बात करूं तो उसमें हमको मीनिंग्स याद होने चाहिए कुछ। चलो मैं बात करता हूँ पहली टाइप की। देखो एक शब्द दिया जाएगा, ये पहले टाइप बहुत ज्यादा पूछी जाती थी एग्जाम में, लेकिन अभी दोबारा से स्टार्ट होगी थी, बिल्कुल बंद हो गई थी, एग्जाम आती नहीं थी, लेकिन दोबारा से अलग अलग एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द के बाद 4 अन्य शब्द आते हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। लिखा हुआ है शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो उस शब्द को पूछिए कौन सा वाला नहीं बनेगा। वो ये कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, कौन से वाले को नहीं बनाया जा सकता। सीपीयू की क्लास बैच में आ रही है। अरे भाई क्या बताऊं, हाँ ये इसको क्लास मेरे में तो ठीक है, आप पता नहीं कैसे बता रहे हो। ओके तो है बेटा, सब कुछ ठीक है। सही तो है। आप कहीं ऐसा तो नहीं है आप इस चीज को देख के परेशान हो रहे हो, ये इंग्लिश की क्लास था भैया, ये रीजनिंग की क्लास है भैया, इसको तो मतलब इसको देखकर तो आप परेशान नहीं हो रहे। चैप्टर का नाम तो वर्ड फॉर्मेशन ही है, शब्द निर्माण, ठीक है। और बाकी मैंने एप्लीकेशन खोलकर देखा, मेरे एप्लीकेशन में कुछ नजर ही नहीं आ रहा। देखो ऊपर लाइन में ये हमारी क्लास आ गई, नीचे जो आगे आने वाली क्लास है वो है, मतलब ऐसे डिस्टर्ब प्लीज। क्लास आपकी चल रही है, सारे कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है।
ठीक है, दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता तो शब्द को खोजिए। यानी कि इस शब्द में जो अक्षर आ रहे हैं उनका प्रयोग करके हम कौन से वाले को नहीं बना सकते। तो क्या मैं COMPRISE को बना सकता हूँ? तो COMPRIS और ई, पहला वाला को बन गया, पहला वाला को बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं। टेंशन PENSION, भैया पेंशन, इसको भी राइट कर दो। ओनियन ONION, ओनियन भी बन गया, बिल्कुल साफ। चलो जी। ब्रीच PREA, ए नहीं है कहीं पर भाई, तो ये वाला ए कहीं पर भी नहीं है, तो हम इसको नहीं बना सकते, इसको नहीं बना सकते। तो उसने ये बोला था कि कौन से शब्द को दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो हम डी वाले ऑप्शन को नहीं बना सकते, डी वाले को नहीं बना सकते, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब आगे दो क्वेश्चन ऐसे ही आप फटाफट से इनके आंसर बताएंगे। कौन से वाले को नहीं बनाया जा सकता वो ढूंढना है। ट्रिब्यूलेशंस से कौन सा नहीं बनेगा? क्या पहला वाला बनेगा? ढूंढो, ऐसे ही ढूंढना है चीजों को। BASTION, BASTION बन गया, तो पहला वाला तो आप पहले वाले पर राइट कर दोगे। हाँ जी, पहला वाला तो बन गया। क्या ट्रस्ट बन रहा है? TRUS और टी, भैया ट्रस्ट भी बन गया, ट्रस्ट भी बन गया। तो इसे बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। रिबन को चेक करो, RIB, दूसरा भी नहीं आ रहा, ON तो आ रहा है, तो दूसरा भी यहाँ पर नहीं आ रहा, तो अभी मैं इसको क्लिक करूंगा। स्लिट SLIT क्या बन सकता है? SLI और T, ये बन गया। तो इसमें दूसरा भी नहीं आ रहा था, एक ही भी आ रहा था ऊपर वाले में, तो वो नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो रिबन आपका नहीं बनेगा, तो आप सी वाले ऑप्शन को टिक कर दो, सी वाले ऑप्शन को टिक कर दोगे बिल्कुल सावधान तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कैपेबिलिटीज, आप बताओ कौन सा नहीं बनेगा? आपके लिए मात्र 15 सेकंड। अच्छा, मैं बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम हो रही है बच्चा। दरअसल ऐसा है कि एक तो सीपीओ वाला बैच है और एक यूपीएस वाला बैच है, वो सबके लिए फ्री कर दिया गया है ना। तो उधर इंग्लिश की क्लास लाइव हो रही है सीपीओ वाले बैच में, तो आपको नोटिफिकेशन गया होगा उस चीज का, तो आपको लग रहा होगा कि इंग्लिश की क्लास तो चल रही है। आपको तो अपने बैच की क्लास करनी है ना, आरपीएफ वाले में। अब आरपीएफ का नोटिफिकेशन आ रहा है तो आप उस पर क्लिक करके चाहिए, ठीक है ना। वो बैच बच्चों की डिमांड पर वो फ्री किए गए हैं, ठीक है ना, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस पर फोकस करो, ठीक है। वो बच्चों की डिमांड पर फ्री किए गए हैं, इसीलिए वो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सबके लिए फ्री हो गए। आपके वीडियो पर जाएंगे सबके लिए फ्री हो गए हैं, तो इसलिए ऐसा हो रहा होगा। तो आप समझ लो कि इंग्लिश की क्लास फ्री मिल गई है, तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप आगे टारगेट करके चल रहे तो अपनी क्लास पढ़। प्लेट को बना सकते हैं PLAT और E, प्लेट बन गया। एबल ABL और E, एबल भी बन जाएगा। ये पैलेट PALATE, ये भी बन गया। PAY, भैया वाई ऊपर कहीं नजर आ रहा है? PAY को ऊपर कहीं भी नजर नहीं आ रहा, इस वाई की वजह से ये नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो तीन क्वेश्चन हो गए जो नहीं बनाया जा सकता, और भैया आगे के क्वेश्चन जो बनाए जा सकते हैं, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। पहली टाइप में बिल्कुल आसान वाली है। 4 से 6 क्या कह रहा है निर्देश? 4 से 6 दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। 4 में से 3 नहीं बनेंगे, केवल एक बनेगा। अब की बात बनाया जा सकता बोल रहा है, पिछले में बोला था बनाया नहीं जा सकता, अब की बार बोला बनाया जा सकता है। तो 4 में से 3 ऐसे होंगे जो नहीं बनेंगे, एक केवल अकेला होगा जो बनाया जा सकता है, वही हमको ढूंढना है। क्या मैं मीडिएट को बना सकता हूँ? MEDIAT और E, मीडिएट बन गया भाई, पहला वाला ही बन गया मीडिएट। दूसरे वाले को मेडिसिन को ढूंढूंगा, क्या मैं मेडिसिन को बना सकता हूँ? MEDICN, मेडिसिन कहाँ हो रहा है? दूसरा आई कहाँ है भाई? MEDICIN नहीं हो गया। अगर मैं देखूं MEDIC, अब दूसरा आई यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा, दूसरा आई, इसलिए गलत हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ। कम्युनिकेट, कम्युनिकेट को क्या बना सकते हैं? COMM और यू ऊपर कहीं भी नहीं है ना, रिकमेंडेशन में यू ऊपर कहीं भी नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं बनेगा। रिमाइंडर को अगर मैं चेक करूं REMIND और E, पर दूसरा आर नहीं आ रहा, दूसरा आर नहीं आ रहा, पहला तो आ गया, दूसरा नहीं आ रहा, इसलिए ये नहीं बनेगा। तो केवल और केवल पहला वाला ऑप्शन ही बनेगा, जो बनाया जा सकता है वो हमको ढूंढना है। जो बनाया जा सकता है वो केवल पहला ही ऑप्शन है। चेक करो कौन से वाले को आप बना सकते हैं, कौन से वाले को आप बना सकते हैं। सिलेबस कितना रह गया है, कितने दिन में पूरा हो जाएगा? मैंने 10 तारीख तक बोला था, 10 तारीख से पहले मैं कोशिश करूंगा कि सिलेबस आपका खत्म हो जाए। अगर नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन और आगे चला जाएगा, ठीक है। ये ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर आपके रिवीजन के लिए मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से रिवीजन आपको कराएंगे, ठीक है। आप चिंता ना करें। टोमेटो बनेगा क्या? TOMO, और दूसरा टी नहीं आ रहा भाई, है ना। टोमेटो का दूसरा टी कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं इसको गलत कर दूंगा। चलो जी। रोटेशन, फिर इसमें भी 2 टी आ रहे हैं, तो दूसरा तो नहीं आएगा। ओएसिस, OASIS, ये वाला बन गया। एस्ट्रोमीटर, एस्ट्रोमीटर बनेगा क्या? ASTROMET, इसमें भी दूसरा टी नहीं आ रहा, केवल एक ही टी आ रहा है, ऊपर एक ही टी है बस। METAMORPHOSIS,
ऊपर केवल एक टी है और इन सब में दो दो, इसमें दो टी नहीं बनेगा, इसमें दो टी नहीं बनेगा, इसमें दो टी आ रहे नहीं बनेगा, बनेगा कौन सा? केवल केवल बन रहा है ऑप्शन नंबर सी वाला, सी वाला बनेगा। उम्मीद है पहली टाइप आपकी क्लियर हो चुकी होगी, पहली टाइप का आखिरी क्वेश्चन, पहली टाइप का आखिरी क्वेश्चन। फिर चलेंगे हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट और परेशान करने वाली कह सकते हैं, या हमारे मीनिंग कुछ कमजोर होते हैं इसलिए वो थोड़ा सा हार्ड लगती है टाइप, क्योंकि पूरा इंग्लिश मीनिंग पर आधारित है, मतलब कि इंग्लिश चैप्टर ही समझ सकते हो उसको, वर्ड मीनिंग वाला है ना। तो वर्ड मीनिंग हमको कुछ याद होने चाहिए जो हम डेली बेस में यूज में लेते हैं, आम भाषा में यूज में लेते हैं, या हमारे आसपास होने वाली कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो मैक्सिमम वही चीज पूछी जाती है ज्यादातर। बताओ जल्दी से। सर रीजनिंग आपको भरोसे छोड़ दूं क्या? बिल्कुल छोड़ दूं मेरे भरोसे, मैंने तो पहले बोला जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो चीज करते रहिए, और रिवीजन मैं खुद कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। आप साथ के साथ जो आप कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो उतना करते रहिए, मैं अपनी तरफ से आपको पूरा 100% दूंगा, वो आपके ऊपर है कि आप उसको कितना यूज में लेते हैं, ठीक है ना। बुक के लिए देखो मैंने आपसे कई बार बोला है, बुक के लिए भाई बुक अगर किसी के पास नहीं है रीजनिंग की तो उस बुक को ले लो, और उससे बेहतर बुक फिर आपको नहीं मिलने वाली। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो उससे आप अगर अपनी तैयारी करते हो तो मैं कहूँगा कि आप अपना स्कोर एग्जाम में 100% करके आओ, ये वास्तविक है ना। आपसे वादा है कि आप मेहनत करोगे तो सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। बुक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन है, एनटीपीसी के क्वेश्चन है, आरपीएफ के भी क्वेश्चन है, आरआरबी के अन्य एग्जामों के क्वेश्चन है, सीजीएल सीएचएसएल के क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, भाई हर एग्जाम के क्वेश्चन है, यहाँ तक कि बैंक लेवल तक के भी क्वेश्चन है उसमें। मैंने तो कोई एग्जाम छोड़ा ही नहीं है, किसी भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो सब आपको बुक में मिलेगा, तब आपको, ठीक है। एविएशन को क्या बना सकता हूँ? टीई वी तो आई नहीं रहा इसमें, कहीं भी नहीं बनेगा। नेशनल को बना सकता हूँ, डिटर्मिनेशन में एल नहीं आ रहा, हटाओ नहीं बनेगा। टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड को बना सकता हूँ टीईआर, टर्मिनेटेड, ईडी, टर्मिनेटेड बन गया, ये तो बन गया, ये तो बन गया। फिर इसमें एल आ रहा है तो एल ऊपर कहीं भी नहीं है, डिक्लेरेशन में ऊपर एल कहीं पर भी नहीं है, तो आप कहोगे केवल सी वाला बनेगा, केवल सी वाला। अब चलता हूँ उस टाइप की तरफ जो एग्जाम में थोड़ा बहुत परेशान करती है। अब इसमें टाइप बहुत सारी आती है, ये टाइप की अगर मैं बात करूँ तो इसको तो एग्जाम में कर लोगे, क्योंकि इसके नंबर सीक्वेंस में लगाने हैं। अगर ये कोई वर्ड ऐसा टूटा हुआ बिखरा हुआ दिया जाएगा, आता है एग्जाम में, आपको क्या है, एक शब्द दिया जाए जो टूटा हुआ है बिखरा हुआ है ना, वो आपको यहाँ देखना है कि कौन से विकल्प में रखने से वो एक मीनिंगफुल वर्ड यानी कि अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा, मीनिंगफुल वर्ड। ये ई जेड एल पी यू जेड से हमको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अगर आप ऐसे ही देखकर बना सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो फिर ऑप्शन में आपको पुट करना होगा चीजों को। तो ऑप्शन में रखोगे जैसे कि 4 नंबर पर क्या दिया उसने पी दिया, 4 नंबर पर मैं पी को लिखूंगा, 5 नंबर पर उसने क्या दिया यू दिया, मैं यू को लिखूंगा, 6 नंबर पर बच्चा उसने क्या दिया जेड दिया तो मैं जेड, 2 नंबर पर फिर उसने जेड को दिया तो 2 नंबर पर जेड को लिखूंगा, 3 नंबर पर एल दिया है तो एल को लिखूंगा, 1 नंबर पर ई दिया है तो ई को लिखूंगा। तो ये हमारा एक शब्द बन गया, मीनिंगफुल वर्ड बन चुका है। कह रहा है ऐसे संख्या संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने पर एक सार्थक शब्द बनाया जा सके। सार्थक शब्द का अर्थ होता है मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड यानी कि जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। तो पहले ऑप्शन पर रखने से बात बनती, नहीं बनती तो दूसरे पर रखता, दूसरे पर नहीं बनती तीसरे पर रखता, तीसरे पर नहीं बनती तो चौथे पर रखता, किसी एक में जाकर वो बन जाएगा, किसी एक में जाकर वो बन जाएगा, आप उसको पहचान भी लोगे। चाहे हो सकता है उसका अर्थ आपको मालूम ना हो, लेकिन आप उसको पहचान दोगे कि हाँ ये बन गया, ये इसका अर्थ तो कुछ ना कुछ होता है और मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो पजल वाले होता है, आप जानते हो पहले, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला वाला ही है। अगर डायरेक्ट देखने पर बन जाए तो अच्छी बात, ना बने तो ऑप्शन में पुट कर लेना पहले, तो नंबर्स ऊपर दिए प्लेस वैल्यू जो दी है वो यहां रख दोगे, किसी एक में बन जाएगा, किसी एक में बन जाएगा। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, आप इसमें रख कर देखो, जो भी आपको जिस भी ऑप्शन में जाकर वो बनता हुआ नजर आए वो आपका राइट आंसर। फटाफट से चेक करो। ऑफर कब आएगा बेटा? ऑफर आएगा 10 तारीख को, ठीक है ना, ऑफर आएगा 10 तारीख को। और क्योंकि वो आपके लिए मैं बस इतना कहूंगा कि फिर आपको मुझे नहीं लगता कि कहीं से और रीजनिंग पढ़ने की जरूरत पड़ेगी या कोई और बुक लेने की जरूरत पड़ेगी, उसी बुक से आप खुद भी तैयारी कर सकते हो, आप अपने भाई बहन को भी तैयारी करा सकते हो, वो सफिशिएंट है। सर मेरा इंग्लिश वीक है बेटा, यहाँ थोड़ी सी इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, जितनी आपकी वीक है उतनी मेरी भी वीक है, लेकिन यहाँ कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो हमारी डेली बेस में, इससे ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। यहाँ कुछ ऐसा नहीं आता कि कोई हार्ड मीनिंग पूछा जाएगा जैसे कि इंग्लिश में पूछा जाता है, नहीं, यहाँ वही चीजें पूछी जाती है जो डेली बेस पर यूज में लाते हैं चीजें। मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन देखोगे आप वही देखोगे, उनको आप सब पहचानते होगे, बस थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। जैसे कि ये दिया है, अब मैं इस पर रखूंगा, जैसे 7 नंबर पर क्या दिया उसने, 7 नंबर पर डी दिया है तो डी को रखा, 1 नंबर पर यू दिया है, 3 नंबर पर एल दिया है, 4 नंबर पर एन दिया है, 2 नंबर पर ई दिया है, 5 नंबर पर आर दिया है, 6 नंबर पर पी दिया है। क्या ये कोई बना? डल नल कुछ बना? अभी तक तो हमने कोई सुना ही नहीं है ऐसा वर्ड, तो सोचो है ना, यहाँ तो सुना ही नहीं है ऐसा कोई वर्ड, हटा दो। 5 नंबर पर क्या दिया? 5 नंबर पर आर दिया है, 2 नंबर पर ई दिया है, 2 नंबर पर ई, 3 नंबर पर क्या दिया? एल दिया है, 4 नंबर पर एन दिया है, 6 नंबर पर बी दिया है, 7 नंबर पर भैया डी दिया है और 1 नंबर पर ई दिया है। आर एल एन बी डी यू कुछ बना है? उसका भी सुना है ये वर्ड? नहीं सुना, हटा दो। 6 नंबर पर क्या दिया है? 6 नंबर पर दिया है पी, 3 नंबर पर क्या दिया है? 3 नंबर पर दिया है एल, 1 नंबर पर दिया है यू और 4 नंबर पर क्या दिया है? एन दिया है, 7 नंबर पर डी दिया है, 2 नंबर पर ई दिया है,
और 5 नंबर पर आर आर दिया है। ठीक है बना BLUNDR ब्लंडर, ये आपने सुना होगा ब्लंडर, भारी मिस्टेक है ना, ब्लंडर मिस्टेक है, ये कैसी गलती कर दी है ना, बड़ी भूल कहा जा सकता है, बड़ी गलती, बड़ी भूल सुना होगा, व्हाट है ब्लंडर है ना, ब्लंडर मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती है ना, तो बड़ी भूल हम इसको कहते हैं। ये हमारे डेली बेसिस में यूज होता है, जानते हैं आप भाषा में हम एक दूसरे से बोल देते हैं इन चीजों को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर। तो ऐसे ये वाली टाइप भी आसान की कही जाएगी, ठीक है ना, ये वाली टाइप भी आसान की कही जाएगी। यहाँ आपको बस रखना है जो लेटर्स है उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको रखना है और किसी एक ऑप्शन में वो बन जाएगा। अरे वो वाले लेटर्स साइड पर पहुंच गए, दारू पर पहुंच गए, क्या गुरुजी दारू होती है, वो भी एक बड़ी भूल ही होती है, उसको मत चखना, वो भी एक ब्लंडर ही है, ठीक है, बड़ी भूल, उसके पास मत जाना बिल्कुल भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन रख सकते हो भाई फटाफट से, अगला क्वेश्चन आप रख सकते हो, थोड़ा स्पीड के साथ करेंगे। जैसे क्या है CNASPHI, क्या बना, चाइनीज सॉरी CNASPHI, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग रखते हुए चले जाओ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग रखते हुए चले जाओ, कौन से वाले पर बनेगा। 5 पर क्या दिया है, 5 पर दिया है P, 7 पर दिया है I, 4 पर दिया है भैया S, 2 पर दिया है N, 6 पर दिया है 6 पर H, 1 पर C, 3 पर A, कुछ बना PISNHCA, कुछ भी नहीं बना, बिल्कुल बना। 2 नंबर पर उठा लो N दिया है 2 नंबर पर, 3 नंबर पर दिया है A, 3 नंबर पर A, 7 नंबर पर दिया है I, 5 नंबर पर दिया है भैया P, 4 नंबर पर दिया है S, 1 नंबर पर C और 6 नंबर पर भैया H, कुछ बना NAIPSCH, कभी नहीं सुना, हमने नहीं सुना इसको। 4 नंबर पर उठा कर लिखा हूं S और 5 नंबर पर हम P को रखेंगे। 7 नंबर पर क्या दिया है, I दिया है, 2 नंबर पर N दिया है, 3 नंबर पर A दिया है, 1 नंबर पर C दिया है, 6 नंबर पर H दिया है, SPINACH, कुछ बना, कुछ बना। स्पेनिश नहीं है, स्पेनिश नहीं है पागल, स्पिनच क्या होता है, उनके पास आने पर टाइम टेकिंग, थोड़ा सा बेटा देखो, ये अगर मीनिंग याद होता, अगर अच्छे से पता चलता कि इसको हम सीक्वेंस में लगाकर स्पिनच बना सकते हैं, फिर तो चुटकी वाला हो गया ना, चुटकी वाला स्पिनच होता है, आप खाते हो, मौसम चलने वाला है इसका, बहुत अच्छा। अब सर्दियों में पालक की सब्जी है ना, पालक पनीर बनाओगे, सरसों का साग बनाओगे, उसमें भी थोड़ा बहुत पालक डाल देते हैं है ना, सरसों पालक मेथी, तो ये पालक होता है, स्पिनच होता है पालक, पालक हालांकि अब तो हर महीने में मिल जाता है स्टोर वगैरह पर होते हैं हमारे, क्योंकि किसी भी मौसम में ले लो कोई भी सब्जी, अब ऐसा नहीं है कि मौसम आ रहा है तो वो सब्जी खानी स्टार्ट करनी है भाई, तो किसी भी मौसम में कोई सी भी सब्जी, ठीक है। तो स्पिनच होता है हमारा पालक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सब रीजन के क्रमागत अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, क्रमागत अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। एक शब्द दिया है रीजन, ये थोड़ा सा है ना परेशान करने वाला है, रीजन के क्रमागत अक्षरों से, क्रमागत अक्षरों से चेंज नहीं करना कुछ भी। रीजन को मैं तोड़ूंगा, सबसे पहले रीजन को तोड़ रहा हूं RE, री माने पुनः दोबारा, री इतने पर टूट गया, फिर AS भी बन रहा है एज, जैसा है ना एज हो गया, और एक ऑन हो जाएगा ऑन। क्रमागत कह रहा ना लगातार, सीक्वेंस नहीं बिगाड़ना, कभी आप करोगे हम तो कुछ और बना देंगे है ना, तो मतलब आपको कुछ ऐसा नहीं करना, तोड़ना नहीं है, मतलब जो क्रम से आ रहा है ना, दोनों लगातार है तो दोनों लगातार रख सकते हो, REAS लगातार रख सकता हूँ, EAS लगातार रख सकता हूँ, कुछ बन रहा है तो बनाओ, नहीं बन रहा है छोड़ दो, री बन गया, एस बन गया, ऑन बन गया, एक तो ये बन गया दो अक्षरों वाली, तीन री AS या EAS ASO SON, एक सन बन जाएगा, SON सन बन जाएगा। तो ये रहा हमारा रीजन, और रीजन के क्रमागत अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, री बन जाएगा, एस बन जाएगा, ऑन बन जाएगा, सन बन जाएगा। इसके अलावा कोई और नजर आ रहा हो तो बताओ, सन भी बन रहा है जी, बिल्कुल बन गया सन, SO सो बन जाएगा, और बताओ कोई बन रहा हो तो, और बताइए कुछ बन रहा हो तो बने इसीलिए है ना, और ढूंढो बेटा, अक्षर वाला ये भी आ गया, तो 5 आपका आंसर हो जाएगा, 5 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, SO बिल्कुल सही है। 5 से बड़ा ऑप्शन भी नहीं है तो 5 को ही टिक करेंगे, 5 से बड़ा फिर और कोई ऑप्शन भी नहीं है, अगर और कोई बन भी रहा होगा तब भी हम 5 की तरफ ही जाएंगे है ना, री एज ऑन सन और सो SO, ठीक है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 5 की तरफ। वेरी गुड वेरी गुड। नोज, बेटा नोज आप बना नहीं सकते, नोज आप बना नहीं सकते, क्यों, क्योंकि उसने बोला क्रमागत अक्षरों से, तो भाई क्रमागत इधर से चलना है, अब इधर से देख रहे हो NOSA आ रहा है, नोसा, और E छोड़कर चला गया तो गलत है, तो क्रमागत से बनाना है, लगातार जैसे आ रहे हैं ऐसे ही बनाना है, जैसे आ रहे हैं ऐसे ही बनाना है, क्रम नहीं बिगाड़ना, देखो SRE लगातार है, AS लगातार है दोनों, ON को चेक करूंगा लगातार है दोनों, सन को चेक करूंगा दोनों लगातार है, तीनों लगातार है, SO को चेक करूंगा तो दोनों लगातार है। क्रमागत का अर्थ ही होता है लगातार, R को नहीं ले सकते, R को नहीं ले सकते, जो आप कह रहे हो R, रीजन ये वर्ड है, इसे तो बनानी है, इससे तो बनानी नहीं, शब्द दिया है, इसको नहीं बनाना, दोबारा से नहीं बनाना इसका, अगर शब्द रीजन के क्रमागत अक्षर, ठीक है, उसको खुद नहीं लेना दोबारा से, 5 ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन के पहले चौथे नौवें और 14वें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है तो शब्द का दाईं ओर से तीसरा अक्षर क्या होगा, चेक करो,
अर्थपूर्ण शब्द बनाना सकता कौन कौन से? पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे के बाद नौवा, 4 5 6 7 8 9 और 14, 9 10 11 12 13 14 लास्ट। तो क्या क्या है? एक तो ए आया, दूसरा आई आया, तीसरा आर आया, चौथा एन आया। इनसे हमको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो साफ साफ दिख रहा है क्या बन रहा है? नो भी हो सकता है पिछले वाले में। बेटा नो को कैसे बना रहे हो मुझे बता दो। अरे क्रमागत इधर से देख रहा है, इधर से एन ओ ऐसे मत देखो, उधर से वापसी में क्रमागत तो इधर से चलेगा ना, सीक्वेंस तो चलेगा। ध्यान से करो। अब ये ए आई आर एन दिया है, अब इसे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। क्या बन सकता है? रेन बन रहा है, साफ दिख रहा है आर ए आई एन। मौसम ही चल रहा है, मौसम चल रहा है, रेन बारिश का मौसम, बरसात, वर्षा, कुछ भी जो भी आप लिखते हो, ठीक है। रेन मींस बारिश, वर्षा, बौछार, जो भी आप मीनिंग याद करते हो। एक बन गया, उसने बोला था तो उस शब्द का दाईं ओर से तीसरा अक्षर, राइट साइड से तीसरा अक्षर, राइट साइड से तीसरा अक्षर हो जाएगा ए, राइट साइड से तीसरा अक्षर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 राइट। आई आर ए एन, आई आर ए एन क्या होता है? आई आर ओ एन होता है, आयरन, आई आर ओ एन होता है वो। रेन बन रहा है, रेन बन रहा है, रेन, रेन बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। तो क्या है? पहला, चौथा, नौवा और 14वां, इन अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बना, कोई अर्थपूर्ण शब्द। ए आई आर एन से क्या बना? रेन बन गया, साफ साफ ए एन। भाई 4 अक्षरों से बनाना है, ए आर मत बनाओ, ए आई आर, ई भी रह गए तो चौथा को हमने यूज में लिया ही नहीं, वो तो टी रह गया ना, मुझे भी दिख रहा है ए आर बन रहा है, लेकिन उसमें चौथा अक्षर कहां आया? क्या है ना, देखो पहले, चौथे, नौवे और 14वें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। तो चारों का यूज करना होगा, चारों, ठीक है। अकेला इसको यूज मत करो। ऑप्शन नंबर डी राइट है, समझो चीजों को। से हम लिख के पहले, तीसरे, पांचवें और 8वें अक्षर उठा लो। पहला उठा लो एस, फिर तीसरा, दूसरा, तीसरे पर आ रहा है ए आ लिया, ए उठा लो। पांचवा, चौथा, पांचवा ई आ रहा है तो ई को उठा लो, ई को उठा लो। 8वें पर, 5 के बाद छठा, 7वां, 8वां एल आ रहा है, एल। तो इनसे अर्थपूर्ण शब्द बनाने क्या क्या बन सकते हैं? देखो क्या क्या अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं, क्या क्या अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। एक करो, बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ ईरान भी बन रहा है, आई आर ए एन, ईरान देश, ठीक है। मान लिया आपके पास ईरान बन रहा है, रेन भी तो बन रहा है। अब इसमें से और इसमें से बेस्ट कौन सा चूज करोगे? मीनिंगफुल वर्ड। ईरान तो कंट्री का नाम हो गया, नेम, नेम, इसलिए उसको छोड़ना पड़ेगा। और ये मीनिंगफुल वर्ड परफेक्टली है, रेन क्या होता है? बरसात, बारिश होता है, वो एकदम परफेक्टली राइट है। यहाँ दो, वो कह रहा है पहले, तीसरे, पांचवें और 8वें अक्षरों से कोई एक सार्थक शब्द बन सकता है, तो उसका दूसरा अक्षर क्या होगा? यदि कोई शब्द नहीं बनेगा, बनना संभव ना है, तो उत्तर एक्स दीजिए। और यदि एक से ज्यादा शब्द बनते हैं तो संभव है, तो उत्तर में वाई दीजिए। अगर एक से ज्यादा बनते हैं तो वाई दो, और एक भी शब्द ना बने तो उत्तर में एक्स दो, और अगर कोई शब्द बनता है तो उसका दूसरा अक्षर होगा। यहाँ हमको दिखाई दे रहा है एस ए एल ई, सेल माने होता है विक्री, बेचना। और एक हो गया एस ई ए एल, सील माने होता है मोहर, सील, मोहर बोलते हैं, मोहर लगा दी मैंने, इस पर मोहर लगा दी, ठप्पा लगा दिया, है ना, वो सील होता है। सेल हो गया बेचना। तो ये एक से ज्यादा तो बन गए, ये भी मीनिंगफुल वर्ड है, ये भी मीनिंगफुल वर्ड है, तो दोनों ही बन गए, है ना, दोनों ही बन चुके हैं। जब दोनों ही बन चुके तो आपका आंसर, अब चाहे और भी सक्सेस में 5-6 और बन जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। उसने बोला ना एक से ज्यादा बन रहे हैं तो उत्तर में वाई दे दो, एक से ज्यादा बन रहे हैं, एक तो बन ही गया, दूसरा भी बन गया, तो इसका मतलब एक से ज्यादा बन गया। तो कह रहा है अगर एक से अधिक शब्द बनने संभव हो तो उत्तर में वाई दीजिए। अगर उत्तर में हम वाई देंगे, उत्तर में हम क्या देंगे? वाई आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, इसमें क्या चीज बनानी है? सेंचुरीज के तीसरे, चौथे, 8वें और 9वें अक्षरों से अंग्रेजी के केवल एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है, तो शब्द का वाई से दूसरा अक्षर कौन सा होगा? यदि एक से ज्यादा शब्द बनते हैं तो उत्तर में एक्स दीजिए, अगर कोई शब्द नहीं बनता है तो उत्तर में वाई दीजिए। उठा लो, तीसरा, चौथा, 8वां और 9वां, पहला, दूसरा, तीसरे पर आ रहा है एन, चौथे पर आ रहा है टी, टी आ रहा है, 8वां, चौथे पर 5वां, छठा, 7वां, 8वें पर आ रहा है ई, ई, और 9वें पर आ रहा है एस। इनसे बनाकर देखो क्या क्या बन सकते हैं। आसान सा है, बिल्कुल आसान सा, उम्मीद है सभी लोग बना देंगे, उम्मीद है सभी लोग बना देंगे। सबसे आसान जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, NEST, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ABCD जो पढ़ते आ रहे हैं, नेक्स्ट माने घोंसला, है ना, पक्षी का घोंसला जो होता है। और एक होता है सेंट, बन रहा है देखो, SENT, सेंट मींस भेजना, और नेक्स्ट डालें, NETS, नेक्स्ट, और कुछ बन रहा है, नेक्स्ट हो गया, सेंट हो गया, नेक्स्ट हो गया, टेंस हो जाएगा, टेंस, TENS, टेंस का होता है दसियों बार, दसों बार कह देते हैं, दसों बार, दसों बार, मैंने 10 बार ये काम किया है, मैं जानता हूँ इस काम के बारे में, है ना, मैंने 10 बार, मैंने 10 सदियों से ये काम होते हुए देखा है, मैंने पिछली 10 सदियों में ये काम होता है, वही चीजें हैं ये, 10 बार। नेक्स्ट माने घोंसला, सेंट भेजना, नेक्स्ट मींस जाल,
तो अब वो कह रहा है कि अगर एक से अधिक, यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बन सकते हैं तो उत्तर एक्स दीजिए। और भाई यहाँ तो बहुत सारे बन गए, एक से ज्यादा तो बन ही रहे हैं। एंस एंस दोबारा मत करना भाई, ये क्या कर रहे हो, टी ई एन एस ई बना रहे हो, तो ये तो गलत हो जाएगा। हमारे पास तो 4 ही अक्षर है, तो इन 4 का ही प्रयोग करना है, 5 का तो बनेगा नहीं, फिर 5 का क्यों बना रहे हो? एक्स भाई ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं लेना। ये 4 अक्षर यूज में लेने और 4 में से प्रत्येक एक बार यूज लेना है। ऐसा नहीं है उसको आप तोड़ दो कि हम तो 10 बना रहे खाली टी ई एन, है ना, हम तो 10 बना रहे, फिर इसमें 3 रह गए, 3 रह गए, कहां नहीं लेना, ये 4 वाला ही बनाना है, 4 वाले प्रत्येक अक्षर का यूज करना होता है, प्रत्येक अक्षर का। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक शब्द होंगे तो उत्तर में एक्स दीजिए, एक्स आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट 14 से 15 वो कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, इन शब्दों के अक्षरों से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द प्रत्येक अक्षर केवल एक बार प्रयोग किया जाएगा। 4 अक्षर है तो 4 ही अक्षरों का प्रयोग करना है और शब्द एक बार ही करना है। ई आई एन डी से बनाना है, 4 अक्षरों का प्रयोग करके एक ही बार प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि उसको मान लो एन को 2 बार लिख दिया या ई को 2 बार लिख दिया, नहीं, 4 अक्षरों के बनाने और 4 का ही यूज होना चाहिए। तो कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, जल्दी से बताओ फटाफट से सभी लोग। चेक करो क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। टाइम, वेरी गुड, डी आई एन ई। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में जो रियल है बहुत पढ़ने को बहुत सारे बन जाते हैं उनके, इसलिए क्योंकि दूसरे देशों में जो इंग्लिश यूज में लाई जाती है उनसे बहुत सारे मतलब वर्ड ऐसे हैं, लेकिन जो हमारे देश में जो चीजें यूज में लाई गई है या जिस इंग्लिश को जिस मीनिंग को एक्सेप्ट किया गया है, अब बहुत से बच्चे इसमें पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, लेकिन ई आई एन टी से जो वास्तव में जो बन रहा है, अब बहुत से डी भी बना रहे हैं, आई एन टी बना रहे हैं, डी पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, एन आई टी बना रहे हैं। भाई यूज होने वाला यही है, टाइम, टाइम वाला होता है दोपहर का मुझे, ठीक है, केवल एक बनेगा और एग्जाम में इसका आंसर ओनली वन दिया है, ओनली वन दिया है, ओनली वन, ओनली वन। एक टेन बना के टेन टी एन आई टाइम बता दिया, केवल टाइम बनेगा, केवल टाइम। ई एन डी बना दिया किसी ने, ई एन डी, तो ई एन डी में तो वैसे भी तो 3 ही रह गए, 4 बनाने थे, 4 अक्षर वाला, 4 अक्षर वाला वो बन रहा है केवल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आई ई डी टी से बनाने हैं, आई ई डी टी से क्या क्या बनेगा, चेक करो जल्दी से। आई ई डी टी से क्या बनेगा, फटाफट से चेक करो। एक तो साफ ही दिख रहा होगा, मैक्सिमम बार यूज होने वाला, एडिट, संपादन करना, एडिट करना, तो मैंने उस चीज को एडिट कर लिया है ना, चलो जोड़ना कह सकते हैं, एडिट करना या संपादन करना बोल देते हैं, एडिट हो गया। और एक बहुत यूज किया होगा, समुद्र में क्या चीज आती है आप जानते हैं, समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, ज्वार भाटा होता है, टाइड हो गया, और बताओ एडिट हो गया, टाइड हो गया, टाइट, टाइट है ना, तुम्हारी टाइट कैसे, टी आई ई टी, टाइट, टाइट। और कोई बन सकता है तो बना दो, टाइट हो गया, एडिट हो गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 3 तो बन चुके हैं, अब 3 तो बन चुके हैं, देखो 3 बन गए ना, तो ना तो ये आंसर हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता। अब 3 से अधिक कह रहा है तो अब एक और बनाने की कोशिश करो, तो फिर तो बनेगा जरूर। आई ई डी टी से टी आई डी ई, टी आई ई टी आई टी, एडिट हो गया, टाइट हो गया, और वो क्या बन सकता है, एक हो गया टी आई ई डी, टाइट है ना, ये भी टाइट है, ये भी टाइट है, ये होता है बंधा होना, बंधा होना, बंधा होना, ठीक है। तो अब 3 से ज्यादा ही बन रहे हैं, अब और भी अगर इसमें बन रहे हैं ना तो हम बना सकते हैं, ठीक है, वो हम बना सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर हो जाएगा 3 से अधिक वाला, क्योंकि पहला ये देखो हमने हमारे 3 जो नॉर्मल थे वो बन चुके थे, अब ना तो ये आंसर होगा ना ये होगा, ना ये होगा, तो एक बनेगा, एक से ज्यादा बन रहे, 2 भी नहीं बन रहे, 3 बन रहे थे, एक भी नहीं बन रहे, से गलत। तो जब ये ऑप्शन ही गलत, तो ऑप्शन को फिर डी को टिक करने में हर्ज ही क्या है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट विकल्पों में दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द टी एन ए आई टी अक्षरों में से किसी भी अक्षर का कितनी भी बार उपयोग करके बनाया जा सकता है, ये वही है कि इस लेटर के अक्षरों का कितनी भी बार प्रयोग करके बनाना है, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। चेक करो जल्दी से, कितनी भी बार उपयोग करके डिटेल को बना सकते हैं, डी ई टी ए आई डी ई टी ए आई एन ई टी बन जाएगा। डिटरमाइन को अगर मैं देखूं तो ऊपर आर कहीं भी नहीं आ रहा, तो ये तो बनेगा। डिटेंशन का ओ ऊपर कहीं नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं बनेगा। डिफेंडिंग का ऊपर एफ कहीं भी नहीं आ रहा, एफ कहीं भी नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं बनेगा, ना जी आ रहा ना एफ आ रहा, ये नहीं बनेगा। तो वो कह रहा है किसी भी अक्षर का कितनी भी बार प्रयोग करके, देखो टी को 2 बार यूज में लाया उसने, टी ई टी ए आई
NED, एक तो E को 2 बार यूज कर दिया और D को 2 बार। वो खुद कह रहा है कि किसी भी अक्षर का कितनी भी बार उपयोग करके बनाया जा सकता है, तो ये वाला बिल्कुल बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें आ रहा है तो आर ऊपर कहीं नहीं था, इसमें ओ आ रहा है तो ओ ऊपर कहीं नहीं है, इसमें एफ और जी आ रहे थे जो कि ऊपर नहीं है, तो वो तो नॉर्मल सी बात है, वो तो बनेंगे नहीं, वो तो बनेंगे नहीं, तो बाकी 3 ऑप्शन हो जाते हैं यहाँ पर गलत, ये तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। अब ऐसा आता है एक सब्जी के नाम के अक्षर है इस प्रकार से, सब्जी का नाम है UIPATR, क्या बनेगा, कौन सी सब्जी बनेगी? यदि अक्षरों को सही ढंग से, कभी कभी आता है कि एक फूल का नाम इस तरीके से लेटर लिखे हुए दे जाएंगे, एक पेड़ का नाम, एक देश का नाम, ऐसे लिखकर देता है एग्जामिनर कि ये बिखरे हुए शब्द है, तो उनसे एक सब्जी का नाम बनेगा, तो वो कौन सी सब्जी होगी, तो वो आपको पहचाना है। यदि अक्षरों को सही ढंग से पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो बने हुए शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा? इससे कोई सब्जी बनानी है, बना इन अक्षरों से कोई सब्जी बनानी है, बताओ क्या बनेगी, कौन सी सब्जी बनेगी, जल्दी से बताओ कौन सी सब्जी बनने वाली है। वेरी गुड ध्रुव भैया सबसे पहले आंसर देते हुए, गजब गजब, सब शैली बिल्कुल सही जवाब, बहुत सुंदर, वेरी गुड बहुत सुंदर, वेरी गुड, DURNIP। अच्छा मैंने ये सब्जी खाई नहीं है, प्लीज मुझे इसका मीनिंग बता दो कि क्या होता है, तो मुझे बताएगा कौन सी सब्जी होती है, बताएगा मुझे, तो बताएगा कौन सी सब्जी होती है, मैंने खाई नहीं कभी, हिंदी में बताओ तो शायद पहचान लो, बताओ जल्दी से। करेला, मैं मुर्गा बना दूंगा, कौन है करेला वाला? पीनट बना रहा है, PINUT, सारे अक्षरों का प्रयोग करना है, सारे अक्षरों का प्रयोग करना है, ऑनियन बना के निकले मूर्ख इंसानों। संजम सर जी, संजम, वेरी गुड, संजम, ये बनेगी संजम, जैसे होती है ना चुकंदर होती है, संजम होती है, वो ये, ठीक है, पालक, और क्या क्या बना दिया, अभी बन रहा है, लेकिन बने हुए शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा, बने हुए शब्द का तीसरा अक्षर है आर, बने हुए शब्द का तीसरा अक्षर है आर, ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी ने लहसुन बना दिया, किसी ने ककड़ी बना दी, किसी ने मूली बना दी, सांप की छतरी बना दिया, भाई गजब की गजब, सांप की छतरी बना दी किसी ने, भिंडी, किसी ने भिंडी बना दी, पढ़ लो, छोटे बच्चों की क्लास उठा लेना, उसमें सब्जियों के नाम लिखे होंगे, उसको पढ़ लेना एक बार, दोहरा लेना, सब्जियों के नाम, फलों के नाम, फूलों के नाम, उनको पढ़ लेना, तुमसे अच्छा जानते होंगे वो, तुमसे अच्छा, शर्म करो, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं, भिंडी बना रहा है कोई, मूली बना रहा है कोई, पनीर बना रहा है, यहाँ तक पालक बना दिया, क्या बताओ, पुनर्व्यवस्थित करके रंग चुनिए जिसका अर्थ पुनर्व्यवस्थित शब्द के विपरीत है। ओ भाई ये थोड़ा सा खतरनाक है, ये थोड़ा सा खतरनाक है, वो कह रहा है अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कीजिए और वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसका अर्थ पुनर्व्यवस्थित शब्द का विपरीत है। ओ भाई इसको पहले तो वो बनाओ, क्या बनेगा, RNSIPO, क्या बनेगा, क्या बनेगा, फिर बताना है कि अर्थपूर्ण शब्द का अपोजिट क्या होगा, क्या, वेरी गुड, प्रीजन, जीतू भैया बहुत गजब, भाई गजब, मुझसे ज्यादा होशियार हो चुके हो आप लोग, वेरी गुड, मैं यही चाहता हूँ PRISON, इसका अर्थ है आपको मीनिंग्स याद है, ठीक है ना, प्रीजन PRISON माने होता है जेल, जेल, इसका विपरीत ढूंढना है, अब जेल का अपोजिट ढूंढना है, अपोजिट, वो कह रहा है जेल का अपोजिट ढूंढ लो, क्या होगा जेल का अपोजिट, रिहाई होगा, कारागार होगा, हिरासत होगा, सीमाबद्ध नहीं होगा, हिरासत नहीं होगा, कारागार नहीं होगा, रिहाई होगा, रिहाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रिजन होता है जेल और जेल का अपोजिट हो जाएगा रिहाई, रिहाई यानी कि अब आप मुक्त हो, आजाद हो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट बताओ जल्दी से, फिर से यही क्वेश्चन है जिसका अर्थ पुनर्व्यवस्थित शब्द के विपरीत है, विपरीत ढूंढकर बताना, इसका विपरीत क्या बनेगा, ESRDIE बनाना है, क्या बनेगा जल्दी से बताओ भाई, स्पीड में बताओ, स्पीड में बता दो क्या बनने वाला है आपका आंसर, तेजी से, ESRDIE क्या बन रहा है, डिजायर, DESIRE, डिजायर बन जाएगा, कुछ और बनेगा, दोबारा ये आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है, DESIRE, डिजायर, और डिजायर माने क्या होता है, डिजायर माने क्या होता है, चाहना, इच्छा करना, डिजायर, चाह कह सकते हैं, मेरी ये इच्छा है, इच्छा कह सकते हैं, बताओ क्या बनेगा, फटाफट से बताओ, इच्छा, डिजायर, ये चीज होती है, तो भैया कौन सा वाला आपका राइट आंसर होगा, डिजायर, अपोजिट भी चाहिए इसका अपोजिट ढूंढना है, अब इसका अपोजिट ढूंढना है, वो कह रहा है ऊपर, इसका अपोजिट मीनिंग ढूंढो, अपोजिट मीनिंग क्या है, अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कीजिए और विकल्प ज्ञात कीजिए जिसका अर्थ पुनर्व्यवस्थित शब्द के विपरीत है, अपोजिट है, ठीक है, rearrange the letters given in the questions and find the option which means the opposite of the rearranged word, यानी कि आपने इसको rearrange करने के बाद इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, भाई लस्ट माने होता है एक प्रकार से हवस कह सकते हैं, या लालसा कह सकते हैं, लालसा ये तो नहीं होगा, है ना, ये तो नहीं होगा, विश माने होता ही इच्छा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी नहीं बनेगा, मुझे अपोजिट चाहिए ना, तो ये होगा ना, ये होगा, फर्स्ट माने होता है प्यास, मुझे बहुत प्यास लगी है पानी की, है ना, डिस्गस्ट यानी कि इसको अगर मैं कहूं तो डिस्गस्ट यानी कि घृणा जिसको हम कहते हैं, है ना, हेट बिल्कुल इसका बनेगा डिस्गस्ट, घृणा, ऑप्शन नंबर 4,
डिस्गस्ट होगा बिल्कुल घृणा होता है, घृणा यानी कि हेट, है ना, घृणा करना किसी से इज डिस्गस्ट। ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि उसका अपोजिट हमसे पूछा गया था, अपोजिट पूछा गया था। नेक्स्ट, इस टाइप के दोस्तों इसमें क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा मीनिंग पढ़ा देता है, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, कैसी भी मीनिंग आ सकती है, मीनिंग तो बहुत सारी है, मैंने तो बस आपको एक प्रारूप दिखाया कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन पर आपको मेहनत करनी है और जो डेली बेस में यूज होते हैं मीनिंग को थोड़ा सा रिवाइज करना है। अभी आपको फलों के नाम नहीं पता, फूलों के नाम नहीं पता, सब्जियों के नाम नहीं पता, पता नहीं कौन कौन सी सब्जी बनाती, कौन कौन सी सब्जी बनाती, टारगेट का आपको पता नहीं क्या क्या बनाती है। प्रत्येक शब्द प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके टी यू के एस का प्रयोग करके कितने चार शब्दों वाले सार्थक शब्द बन सकते हैं। टी यू के एस से क्या बनेगा, टी यू के एस से मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड होता है टी यू एस के, अस्क होता है दांत, हाथी दांत होता है, जो बड़े वाले दांत होते हैं ना हाथी के, वो ऐसे लंबे वाले होते हैं, उसको अस्क कहा जाता है, अस्क दांत। और कुछ बनेगा क्या, के यू एस टी कुछ होता है क्या, एस यू के टी कुछ होता है, एस टी यू के स्टक, एस टी यू के होता है क्या, एक बार चेक करना देख जरा, एस टी यू के क्या कुछ होता है, स्टक, इसका चेक करो, मुझे ये तो याद हो गया, ये तो है टस्क, लेकिन स्टक आप एक बार चेक कर लीजिए, एस टी यू सी, एस टी यू के, सॉरी एस टी यू के है केवल, एस टी यू के मीनिंग नहीं, एस टी यू सी के होता है वो, एस टी यू के नहीं होता, एस टी यू सी के होता है। अब सी तो इसमें आई नहीं रहा, तो इसका अर्थ ये नहीं बनेगा, इसका अर्थ ये नहीं बनेगा, केवल और केवल एक ही बनेगा, केवल और केवल एक ही बनेगा, वो स्टक होता है, एस टी यू सी के होता है, ये एस टी यू के है केवल, ये नहीं बनेगा जो आप कह रहे हैं, एस टी यू सी के होता है, ठीक है बच्चा, स्टक होता है बेटा, स्टक होता है, एक क्या है रस्ट, आर यू एस टी, बेटा इसमें आर कहाँ रहा है, मैं आर यू एस टी बना दूं इससे, ओनली वन, केवल एक को टिक करा जाएगा। नेक्स्ट, एक इस टाइप से पूछा गया है, ध्यान से देखना, इसको तो शायद सभी लोग कर लेंगे। तो कह रहा है नीचे दिए गए वाक्य में एक शब्द है जिसमें अक्षरों को अव्यवस्थित किया गया है, बड़े अक्षरों में लिखा गया है, बड़े अक्षरों में यानी कि इसको लिखा गया है, ये लिखा हुआ बड़े अक्षरों में, उस शब्द के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके सही शब्द बनाइए। अब ये सेंटेंस की मदद से हो जाएगा, आई एंजॉय रीडिंग बुक्स ऑन ये डेज, कौन से डेज, ध्यान से सुनो, आई एंजॉय रीडिंग बुक्स ऑन AINRY डे, कौन से डेज, कौन से डेज, रेनी डेज, RAINY, रेनी डेज, रेनी डेज है ना, रेनी डेज यानी कि बरसात के दिनों में, बरसात के दिनों में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, रेनी डेज, रेनी डेज। नेक्स्ट, द रेड, ये वर्ड है, ये द रेड फ्लोटेड अवे इनटू द स्काई, द रेड कौन सा बनेगा ऑप्शन में, नूला, बोल, बोलन, पता नहीं क्या, बैलून, बलून क्या है ये बताओ, बलून होगा, बैलून, The red balloon floated away into the sky, चला गया, उड़ गया, है ना, उड़ गया, बैलून होगा, बैलून, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल समझा। आखिरी क्वेश्चन, आज का काम खत्म, चैप्टर खत्म है, कल चलेगा आपका लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड एंड डिक्शनरी ऑर्डर, है ना, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड एंड डिक्शनरी ऑर्डर कल रहेगा। The ETNSIL, पता नहीं क्या बनेगा इससे, The ETNSIL night was interrupted only by the gentle rustling of leaves in the breeze, कौन सी नाइट, कौन सी नाइट, द साइलेंट नाइट या द लिसन नाइट या द टेरिल्स नाइट या द मिलेट्स, ये भी गलत, ये भी गलत, लिसन और साइलेंट, द साइलेंट नाइट, है ना, एक शांत रात, वाज इंटरप्टेड, है ना, इंटरप्ट हो गई शांत रात, इस वजह से ओनली बाय द जेंटल रस्टिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों की सरसराहट के द्वारा, ठीक है, तो भैया मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, एक शांत रात जो है इंटरप्टेड हो चुकी है ना, शांत रात, ऑप्शन नंबर ए, शांत रात आपका ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट। मैं कहूंगा यहाँ पर आपके क्वेश्चन होते हैं, कंप्लीट चैप्टर होता है, कंप्लीट इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, मीनिंग्स पर आधारित होते हैं, प्रारूप अलग-अलग हो सकता है, मीनिंग हो सकता है और नए देखने को मिले, मैं नहीं कहूंगा कि इनमें से मिलेगा नहीं, मीनिंग कुछ भी हो सकता है, मीनिंग कुछ भी हो सकता है, और आपको याद करना है, ठीक है, कल मिलते हैं आपसे नए चैप्टर के साथ, नया चैप्टर रहेगा लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स एंड डिक्शनरी ऑर्डर, तो तब तक के लिए दोस्तों सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय। करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विदर कितने नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विदर कितने, कैसे हैं आप सभी, उम्मीद कर रही हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। जल्दी से सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें, और जैसा कि आप जानते हैं आपका टॉपिक चल रहा है